आज हम कुछ बहुत ही कमाल की कहानियों पर बात करने वाले हैं। कुछ तो सदियों पुरानी दंत कथाएं हैं, कुछ हमारे जमाने के हीरोज की असली कहानियां हैं और हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम का भी जिक्र है। और इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल उठता है, आखिर कामयाबी का राज क्या है? और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। क्या ये सिर्फ कुछ पाने की एक जिद है, या फिर घंटों की मेहनत, अभ्यास, या फिर कहानी सुनाने का वो हुनर जो पीढ़ियों को इंस्पायर करता है? बिल्कुल। और मुझे लगता है आज हमारी बातचीत का पॉइंट यही है कि इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल कि ये कहानियां हमें सफलता, असफलता और इंसान की लगन के बारे में क्या सिखाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद हर कहानी की शुरुआत होती है, इच्छा, डिजायर। हाँ, और इच्छा भी कैसी? एक जबरदस्त जलाने वाली इच्छा। सही कहा। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल मिलती है सुकरात की कहानी में। एक नौजवान आता है उनके पास और पूछता है, गुरुजी, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात कुछ कहते नहीं, बस उसे नदी के किनारे ले जाते हैं और फिर अचानक उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। ये सिखाने का थोड़ा अजीब तरीका है, पर असरदार जरूर है। बहुत ज्यादा। वो नौजवान छटपटाता है, हाथ पैर मारता है। जब उसकी सांस बिल्कुल टूटने वाली होती है तब सुकरात उसे बाहर निकालते हैं। ओके। और पूछते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? लड़का हाँफते हुए कहता है, सांस। और यहीं पर कहानी का पूरा सार छिपा है। हाँ, सुकरात कहते हैं, बस यही सफलता का रहस्य है। जिस दिन तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह चाहोगे जितनी बुरी तरह तुम उस वक्त सांस को चाह रहे थे। एग्जैक्टली, वो तुम्हें मिल जाएगी। क्या जबरदस्त मिसाल है। सफलता कोई शौक या चाहत नहीं, बल्कि एक जीने मरने का सवाल बन जाए। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है? क्या सिर्फ इतनी शिद्दत से चाहना ही काफी है? क्योंकि दुनिया में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैशनेटली कुछ चाहते हैं पर सफल नहीं हो पाते। बहुत सही सवाल है। शायद इच्छा सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक चिंगारी है, लेकिन इस चिंगारी को आग बनाए रखने के लिए और भी कुछ चाहिए। और हमारे स्रोतों में इसका एक मॉडर्न उदाहरण भी है, अभिनव बिंद्रा का। हाँ, अभिनव बिंद्रा की कहानी सुकरात की बात को असल जिंदगी में दिखाती है। 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में वो मेडल से चूक गई थी। फाइनल में पहुंची पर मेडल नहीं मिला, और कहते हैं कि उस हार ने उनके अंदर एक जिद पैदा कर दी। वो सिर्फ एक और ओलंपियन नहीं बने रहना चाहती थी। उनकी इच्छा अब सिर्फ ओलंपिक में हिस्सा लेने की नहीं थी, बल्कि ओलंपिक गोल्ड जीतने की बन गई थी। बिल्कुल। वो इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने उनके हर एक्शन को एक तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके साथी खिलाड़ी जब बैंकॉक में घूमने जाते थे तो अभिनव जिम में पसीना बहा रहे होते थे। उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं की, अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए कमांडो ट्रेनिंग तक ली। अच्छा। हाँ, उन्होंने जर्मनी जाकर अपनी राइफल को परफेक्ट करवाया। हर छोटी बड़ी चीज पर उनका ध्यान था। उनके लिए गोल्ड मेडल जीतना सांस लेने जितना जरूरी हो गया था। तो बिंद्रा की कहानी तो बिल्कुल सुकरात वाली बात पे फिट बैठती है। इच्छा जब जुनून बन जाती है तो वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। उनकी भी एक बहुत तीव्र इच्छा थी एयरफोर्स का पायलट बनने की। हाँ, और वो उसके बहुत करीब पहुंच गए थे। देहरादून में इंटरव्यू हुआ, 9वें नंबर पर आए, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 8 थी। सिर्फ एक रैंक से चूक गए। हाँ, एक रैंक से। सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसका सपना, जिसकी तीव्र इच्छा आंखों के सामने टूट गई हो। यही तो मैं सोच रहा था, बिंद्रा की इच्छा पूरी हुई पर कलाम की नहीं हुई। तो फिर क्या सुकरात का फॉर्मूला यहाँ फेल हो गया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और कलाम की कहानी इसका जवाब देती है। यहाँ पर इच्छा का रास्ता बदलता है। वो निराश होकर ऋषिकेश गए, जहाँ उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई, और स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि शायद ये दरवाजा तुम्हारे लिए इसलिए बंद हुआ है क्योंकि कोई और इससे भी बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। उन्होंने कहा, अपनी नियति को स्वीकार करो। अपनी इच्छा को मरने मत दो, पर उसके रास्ते को लेकर अड़े मत रहो। एग्जैक्टली। कलाम साहब ने अपनी उस ऊर्जा को, उस जुनून को एक नई दिशा दी। वो पायलट नहीं बने, लेकिन उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को वो उड़ान दी कि दुनिया देखती रह गई। और आगे चलकर वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। हाँ, तो यहाँ सबक ये है कि तीव्र इच्छा जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें समझने की भी जरूरत होती है
कि उस इच्छा को कौन सा रास्ता देना है। शायद असली इच्छा पायलट बनना नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ करना थी। कमाल है। तो इच्छा एक नदी की तरह है, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो वो दूसरा बना लेती है, बशर्ते उसमें बहाव हो। ये तो हुई इच्छा की बात, लेकिन इच्छा अकेले तो काफी नहीं है। यहाँ से अभ्यास का आइडिया आता है ना? लगातार लगे रहना। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही पुरानी और क्लासिक कहानी है, वरदराज की। ये कहानी तो मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। एक ऐसा छात्र जिसे गुरुकुल में सब मंदबुद्धि समझते थे। उसे कुछ याद नहीं होता था, गुरुजी की कोई बात पल्ले नहीं पड़ती थी, बेचारा मजाक का पात्र बनकर रह गया था। सोचिए उस बच्चे के आत्मविश्वास का क्या हाल हुआ होगा। आखिरकार गुरुजी ने भी हार मान ली और उसे घर वापस भेज दिया कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा। और यही कहानी में असली मोड़ आता है। रास्ते में दुखी मन से जाते हुए वो एक कुएं पर रुकता है। वहां वो देखता है कि औरतें कुएं से पानी खींच रही हैं और उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिस पर से रस्सी बार बार गुजरती है। और वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि उस मुलायम सी रस्सी ने कठोर पत्थर पर भी गहरे निशान बना दिए हैं। एक बहुत ही साधारण सा दृश्य, लेकिन उसने वरदराज के दिमाग में जैसे बिजली कौंधा दी। बिल्कुल। वो एक औरत से पूछता है कि ये निशान कैसे बने। वो बताती हैं, बेटा ये रस्सी के बार बार आने जाने से, लगातार घिसने से बन गए हैं। और वरदराज के दिमाग में बत्ती जलती है। वो सोचता है, अगर एक मुलायम रस्सी बार बार घिसकर पत्थर को काट सकती है तो मैं बार बार अभ्यास करके विद्या क्यों नहीं सीख सकता। ये एक रिविलेशन था उसके लिए। हाँ, और वो वापस गुरुकुल लौट आता है। और फिर वही मंद बुद्धि बालक निरंतर अभ्यास से संस्कृत व्याकरण का इतना बड़ा विद्वान बनता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथ लिख डालता है जो आज भी पढ़े जाते हैं। ये कहानी अभ्यास की ताकत का, मतलब इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक सवाल है, वरदराज के पास तो कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था, वो तो मंद बुद्धि था। दूसरी तरफ हमारे पास गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का उदाहरण है, जो एक नेचुरल जीनियस थे। तो क्या अभ्यास का नियम दोनों पर एक जैसा लागू होता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। रामानुजन के पास बेशक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। हाँ। वो तो ऐसे ऐसे थ्योरम लिख देते थे जो उस समय के बड़े बड़े गणितज्ञों को भी समझ नहीं आते थे। लेकिन उनके जीवन को देखें तो पता चलता है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं था। उनके अंदर गणित के लिए एक धुन थी। धुन, ये शब्द बहुत सही है, एक जुनून। हाँ। वो बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पास कागज खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वो स्लेट पर अपनी कैलकुलेशंस करते थे और फिर मिटा देते थे। मद्रास में जब उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली, तब भी वो ऑफिस का काम फटाफट निपटाकर अपने गणित के रिसर्च में खो जाते थे। बीमारी, गरीबी, कोई भी चीज उनकी इस धुन को कम नहीं कर पाई। तो यहाँ अभ्यास सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक तरह की दीवानगी है जो टैलेंट को तराश कर हीरा बनाती है। तो क्या ये धुन सिर्फ मेहनत है, या ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ इंसान बाहरी दुनिया से थोड़ा कट जाता है? रामानुजन के केस में इसका असर उनके स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। तो सवाल ये है कि इस तरह का अभ्यास कहाँ तक फायदेमंद है और कहाँ ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाता है? ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। शायद इसका जवाब हमारे स्रोतों में दी गई कुछ और छोटी छोटी कहानियों में मिलता है। जैसे मछुआरे मोहन की कहानी। स्रोत में लिखा है कि वो तूफान से इसलिए नहीं डरता क्योंकि सालों से समुद्र में जाते जाते उसने लहरों का पैटर्न सीख लिया है। अच्छा, ये भी तो एक तरह का अभ्यास ही है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि प्रकृति को समझने का। ये अभ्यास विनाशकारी नहीं बल्कि जीवन बचाने वाला है। वाह। और छात्र नंदन की कहानी भी है, जो पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता है और आखिरकार इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है। या संगीतकार सुरेश, जो रोज मंदिर में हारमोनियम बजा बजा कर इतना रियाज करता है कि एक दिन बड़ा गायक बन जाता है। इन कहानियों में वो दीवानगी नहीं है जो खुद को नुकसान पहुंचाए, बल्कि एक अनुशासन है, एक रोज की आदत। सही कहा। तो शायद अभ्यास के दो रूप हैं, एक रामानुजन वाला जो एक जीनियस की धुन है, और दूसरा इन आम लोगों वाला जो रोज की छोटी छोटी कोशिशों से पत्थर पर निशान बना रहे हैं, ठीक वरदराज की रस्सी की तरह। और शायद हम में से ज्यादातर लोगों के लिए दूसरा वाला रास्ता ही ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, तो हमने इच्छा की बात की, अभ्यास की बात की, लेकिन एक और चीज है जो इन सब कहानियों को हम तक पहुंचाती है, वो है कहानी कहने की कला। भारत में तो इसकी हजारों साल पुरानी परंपरा रही है। बिल्कुल। और ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, इनका एक गहरा मकसद था। पंचतंत्र को ही देख लीजिए। आचार्य विष्णु शर्मा और 3 मूर्ख राजकुमार। हाँ, उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति सिखानी थी, लेकिन सीधे सीधे लेक्चर देकर नहीं। विष्णु शर्मा ने जानवरों और पक्षियों की कहानियों का सहारा लिया,
चालाक लोमड़ी, मूर्ख कौवा, शक्तिशाली शेर, हर कहानी में एक सीख। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी के अंदर कहानी, उसके अंदर एक और कहानी। ये तकनीक इतनी एडवांस थी कि सुनने वाला या पढ़ने वाला उसमें खो जाता था और सीख उसके अवचेतन मन में बैठ जाती थी। और ये सिर्फ पंचतंत्र तक सीमित नहीं था। बैताल पचीसी भी है, जिसमें राजा विक्रम को हर बार एक पहेली सुलझानी पड़ती है। हाँ, और बैताल की शर्त याद है? अगर तू जवाब जानकर भी नहीं बोला तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कहानी सुनने वाले को पैसिव नहीं रहने देती, ये उसे सोचने पर, तर्क करने पर, सही और गलत का फैसला करने पर मजबूर करती है। ये कहानियां सिर्फ मॉरल्स नहीं देती, ये क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती हैं। ये तो हुई पुरानी परंपरा, लेकिन जैसे जैसे समाज बदला, कहानी कहने का तरीका भी बदला होगा। पंचतंत्र से हम सीधे मुंशी प्रेमचंद तक पहुंचते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। बहुत बड़ी छलांग है। प्रेमचंद जब आए तो उन्होंने हिंदी साहित्य का चेहरा ही बदल दिया। बिल्कुल। उनसे पहले कहानियां ज्यादातर राजा रानी, परियों और चमत्कारों के बारे में होती थीं। प्रेमचंद ने अपनी कलम का मुंह गांवों के उस गरीब किसान की तरफ मोड़ा जो सूखे और कर्ज से परेशान है। उन्होंने उस दलित की कहानी सुनाई जिसे गांव के कुएं से पानी भरने का हक नहीं है। मतलब उन्होंने कहानी को मनोरंजन और नीति शिक्षा के दायरे से निकालकर समाज का आईना बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने यथार्थवाद मतलब रियलिज्म की शुरुआत की। उनकी कहानियां जैसे कफन या ठाकुर का कुआं या उपन्यास जैसे गोदान, ये आपको सिर्फ कोई नैतिक शिक्षा नहीं देती, ये आपको बेचैन कर देती हैं। गोदान में किसान होरी की बसे गाय पालने की हसरत उसकी पूरी जिंदगी के स्ट्रगल का प्रतीक बन जाती है। प्रेमचंद ने दिखाया कि कहानी सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये दिखाने के लिए भी है कि दुनिया कैसी है। उन्होंने कहानी को सामाजिक चेतना जगाने का एक हथियार बना दिया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, सुकरात की तीव्र इच्छा, वरदराज का निरंतर अभ्यास और प्रेमचंद की सामाजिक चेतना, ये सब अलग अलग होते हुए भी कहीं न कहीं मानवीय भावना की शक्ति की ही बात कर रहे हैं। हाँ, ये सभी हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत सफलता हो या सामाजिक बदलाव। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो लगता है कि सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए सुकरात जैसी तीव्र इच्छा चाहिए, वरदराज जैसा निरंतर अभ्यास चाहिए और शायद प्रेमचंद जैसी सामाजिक समझ भी। थोड़ा रुककर। बिल्कुल। लेकिन अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने जिन भी कहानियों की बात की, बिंद्रा, कलाम, रामानुजन, ये सब व्यक्तिगत प्रयास, जिद और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने पर जोर देती हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और कहानी है जो ओशो के प्रवचनों से ली गई है और वो एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। अच्छा, वो कौन सी कहानी है? उस कहानी में एक सम्राट है जो फकीरों के आगे सिर झुकाता है। उसके वजीर नाराज होते हैं कि आप इतने बड़े सम्राट होकर इन भिखारियों के आगे क्यों झुकते हैं। सम्राट उन्हें एक काम देता है। वो कहता है, बाजार में मेरे जिंदा सिर की कीमत लगा कर आओ। दिलचस्प। वजीर बाजार जाते हैं, पर सम्राट के जीवित सिर को कोई 2 कौड़ी में भी खरीदने को तैयार नहीं होता। सब कहते हैं, ये अकड़ा हुआ सिर किस काम का। फिर सम्राट कहता है, अब जाओ और किसी फकीर का झुका हुआ सिर ले आओ और उसकी कीमत पता करो। वजीर जाते हैं तो उस झुके हुए सिर के लिए लाखों की बोलियां लग जाती हैं। कहानी का संदेश ये है कि अकड़ा हुआ सिर 2 कौड़ी का है, लेकिन झुका हुआ सिर अनमोल है। वाह, ये तो हमारी पूरी बातचीत को एक नए मोड़ पर ले आती है। एक तरफ हम बिंद्रा और सुकरात की जिद और अकड़ की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहानी विनम्रता और झुकने का मूल्य बता रही है। तो यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर हमारे लिसनर्स सोच सकते हैं। सफलता के लिए जरूरी इस व्यक्तिगत जिद और आध्यात्मिक विनम्रता के बीच संतुलन कैसे पाया जाए? वो कौन सा पॉइंट है जहाँ आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है, और कहाँ हमें वरदराज की रस्सी की तरह लगे रहना चाहिए और कहाँ हमें कलाम की तरह नियति के आगे झुककर रास्ता बदल लेना चाहिए? इसका जवाब शायद इन कहानियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के अनुभवों में छिपा है।